नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक अपनी बात कर रहे थे अपव्यय वेग की, जिसके अंतर्गत हमने अपव्यय वेग की डेफिनेशन को समझा है, उसके फॉर्मूले को डेरिवेट किया है। और इसी कड़ी में आज अपनी बात करने वाले हैं अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध की कि इन दोनों भौतिक राशियों में क्या रिलेशन होगा। उसके लिए अपने पास एक चालक पदार्थ होगा। सपोज दैट ये एक चालक पदार्थ है या चालक तार समझ सकते हो, जिसकी एक निश्चित लंबाई होगी, जिसका एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी होगा। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है अपने पास। जैसे कि अपने पास ये एक चालक पदार्थ हो गया और इस चालक पदार्थ की निश्चित लंबाई मान लेंगे। माना इस चालक पदार्थ की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है, जबकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ए है। अब इसका कुल आयतन यदि आप निकालने की कोशिश करोगे तो आयतन कितना बन जाएगा? आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। बराबर क्या बनने वाला है? आयतन। यानी कि आयतन यदि मैं v की बात करूं, मान लो इसका कंप्लीट आयतन v है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू एल, अर्थात इस चालक तार का जो चालक पदार्थ है जो बेलनाकार आकृति का है उसका आयतन होगा a इंटू एल। मान लिया इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, इसका कंप्लीट आयतन v है। इसका एकांक आयतन यानी कि इसका थोड़ा बहुत छोटा सा भाग होगा, उस छोटे से भाग में यानी कि एकांक आयतन में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लोगे। तो जब आप धारा और अपव्यय वेग के मध्य संबंध स्थापित करोगे तो उस डेरिवेशन की बेसिक स्टेप क्या रहने वाली है, सबसे पहले हम उनको समझने वाले हैं। एक्चुअल में धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा I बराबर होता है Q/T। सो हम क्या करने वाले हैं, इस चालक तार में कुल कितना आवेश होगा वो फाइंड आउट करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन को एक भाग से दूसरे अंतिम भाग की ओर जाने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करेंगे। दोनों वैल्यू ज्ञात होती है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। सो फिजिक्स में मोस्टली डेरिवेशन रटने की नहीं होती, स्टेप क्या होती हैं वो फॉलो करनी होती हैं, वो याद रखना होता है। तो यहाँ पे स्टेप क्या बनने वाली है? सबसे पहले अपने Q ज्ञात करने वाले हैं, उसके पश्चात अपने T ज्ञात करने वाले हैं, और वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो I का मान VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पदों में निकल के आएगा। सो पहला काम होगा आवेश ज्ञात करना, और उसके लिए हमने क्या मान लिया कि इसके एकांक आयतन में जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको आप मान लो स्मॉल n। सो अपने पास ऐसी कुछ व्यवस्था है, एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना मान लिया? n मान लिया। इसका कुल आयतन कितना होगा? कुल आयतन v यानी कि a इंटू एल होगा। तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे? एकांक में n है तो संपूर्ण में इसके पूरे आयतन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम क्या कहेंगे? संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप कैसे लिखोगे? n इंटू संपूर्ण आयतन था कितना? a इंटू एल, तो n इंटू a इंटू एल यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। ये किसकी संख्या निकल के आई है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आई है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें कुल आवेश ज्ञात करना है। इस पूरे चालक तार में, गोलाकार चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितने बने? NaL बन गए। कुल आवेश कैसे ज्ञात करोगे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो ये अपने पास कुल इलेक्ट्रॉन हो गए NaL, तो इतनों का आवेश कितना बन जाएगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो 5 इलेक्ट्रॉन का कितना बन जाता है? 5E। और यहाँ पे अपने 5 के स्थान पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यदि E होगा तो NaL का कितना हो जाएगा? E इंटू NaL। ये कुल आवेश इसका निकल के आने वाला है। सो अभी हम क्या कहने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इज इक्वल कितना होगा? ई की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका मान कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का आवेश
इसका मान कितना बन जाएगा, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन हैं कितने, NaL हैं, तो ये बन जाएगा NaLe, और ये अपने पास संपूर्ण आवेश यानी कि इस Q की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, T का मान ज्ञात करना है। तो T का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, सपोज दैट जब हमने इस चालक तार को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा था, उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित डायरेक्शन में और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अंतिम छोर पे, अंतिम किनारे पे है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इस किनारे पे यानी कि यहाँ तक आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, स्मॉल l दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये एक निश्चित डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मान कितना होगा, vd होगा। मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन vd वेग से गति करता है और l दूरी तय करता है, तो कितना समय लगेगा, उस समय को आप ज्ञात करोगे। अब एक्चुअल में समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चूंकि समय इज इक्वल क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो टाइम यहाँ पे बन जाएगा t, दूरी यहाँ पे कितनी होगी, l हो जाएगी, और चाल यहाँ पे कितनी है, vd हो गई। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, टाइम फाइंड आउट करना था। समीकरण नंबर 2 में टाइम को हमने फाइंड आउट कर लिया। सो अपने पास चार्ज भी निकल के आ चुका है, t यानी कि टाइम भी निकल के आ चुका है। अतः धारा कितनी बन जाएगी, अतः विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I का जो मान होगा वो बन जाएगा Q बटे T के अनुसार, और I यहाँ पे Q और T की वैल्यू समीकरण 1 और 2 में है, तो ये होगा NaLe, और बटे में आ जाएगा L और बटे Vd जो कि ऊपर चला जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। उस केस में अपने पास I की वैल्यू कितनी बचेगी, L से L कैंसिल कर दिया तो यह आ जाएगा NeAVd, तो I बराबर आएगा NeAVd, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 3 है वो अपना फाइनल आंसर है, जो कि अपवहन वेग Vd और धारा I के मध्य रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप एक Vd का और फॉर्मूला निकाल सकते हो। यदि आप यहाँ पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I बटा में NeA, वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड में, तो Vd बराबर बन जाएगा अपने पास I बटा NeA। ये एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है। इससे पहले अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा था, Vd बराबर था E2 बटे में m, और दूसरा फॉर्मूला कल हमने कौन सा फाइंड आउट किया था, E के स्थान पे V बटे L पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा m इंटू L। सो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों के हिसाब से कल हमने एक डेरिवेशन समझी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को डेरिवेट कीजिए, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, या ऐसा ही एक क्वेश्चन और बन रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विभव यानी कि पोटेंशियल के मध्य आपको रिलेशन देखना है। इन 3 क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, उसमें ट्विस्ट पैदा किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd जनरेट होता है, उस केस में सिद्ध कीजिए कि अपवहन वेग का मान ये होगा या ये होगा या ये होगा। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला दे करके उसको सिद्ध करना पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान इतना इतना या फिर इतना होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ध्यान ये रखोगे, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है जो 4 या 5 प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, अब आपको करना क्या होगा वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। सो अपने पास ये जो समीकरण नंबर 3 है वो अपना इस डेरिवेशन का फाइनल आंसर होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के मध्य रिलेशन हमें प्रदान करता है। सो अब अपने बात करने वाले हैं ओम का नियम, कि ये ओम का नियम क्या होता है। वैसे तो ओम का नियम सभी बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा है, और ओम के नियम के अंतर्गत यदि हम किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को नियत रख दें, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, ये जो भौतिक अवस्थाएं उसका क्षेत्रफल है, आयतन है, लंबाई जो भी है चालक पदार्थ की, उन भौतिक अवस्थाओं को यदि अपने नियत कर दें तो नियत करने की कंडीशन में जब भी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाएगी तो चालक तार के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होने वाला विभवांतर हमेशा धारा के समानुपाती होगा।
यदि मैं एग्जैक्ट ओम के नियम की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि यदि किसी चालक पदार्थ में भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर हमेशा प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। सो मतलब ये हो गया कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, वो हमेशा धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। और यदि यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो यहाँ पे v बराबर प्रोपोर्शनल साइन के स्थान पे एक नियतांक आता है r, तो इस हिसाब से v जो बनता है वो कितना बन जाएगा, r इंटू आई बन जाएगा, जहाँ पे r क्या होगा, जहाँ r है वो प्रतिरोध होता है, और यहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, v बटे आई। इस हिसाब से प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात है वो क्या हो गया है, प्रतिरोध प्राप्त हो गया है। अब इस प्रतिरोध को अपने ग्राफ के हिसाब से देखें तो सपोज दैट अपने पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, द्विविमीय निर्देश तंत्र है, और यहाँ पे मैं आई को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं वी को मान लेता हूँ। तो हमने ये समझा है कि वी समानुपाती आई होगा, यानी कि धारा को बढ़ाओगे चालक तार के अंदर तो उसमें सिरों पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, उसका मान भी समानुपाती रूप से इंक्रीज होगा। सो वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक से सरल रेखा यानी कि समानुपाती रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब इसके आधार पे आप इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी जाती है, जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे मान लो आप 1 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 3 एम्पियर मान लिया, लाइकवाइज ये 4 एम्पियर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ये 5 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, दिस इज़ 15 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू दे दी है और ग्राफ के हिसाब से अपने से आर की वैल्यू ज्ञात करना कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस ग्राफ के हिसाब से यदि आप बात करो, आर की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो आप आई की कोई भी एक फिक्स वैल्यू उठा लो, जैसे मैंने 1 एम्पियर लिया, इसके संगत आप वी की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसके संगत आप वी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो वी की वैल्यू 5 वोल्ट प्राप्त होगी। तो आई का मान 1 एम्पियर होगा यहाँ पे और वी का मान 5 एम्पियर होगा, तो आई का मान 5 वोल्ट होगा, आई का मान 1 एम्पियर है और वी का मान कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो यहाँ से जब आप इस कंडीशन के हिसाब से आर की वैल्यू ज्ञात करोगे वी बटे आई यानी कि 5/1, तो मान कितना बन जाएगा, 5 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू 5 ओम प्राप्त की। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपने आर की वैल्यू ज्ञात कैसे किया, इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि भाई यदि अपने इस स्लोट की, इस ग्राफ की यदि प्रवणता ज्ञात करें, ढाल ज्ञात करें, जिसको अपने tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वैल्यू कितनी बनेगी वो अपने देखते हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया कि कुछ इस प्रकार से 5 वोल्ट के ऊपर ऐसे अपने पास एक वैल्यू थी, यहाँ पे आप एक त्रिभुज जनरेट कर लो। जो भी आप त्रिभुज जनरेट करोगे, अब यहाँ पे 2 एम्पियर के साथ में 10 वोल्ट अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। सो यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाएगा। ये अपने पास एक ट्राइंगल आ चुका है। ये एंगल यदि अपने पास सपोज दैट थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा 1 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच में, वो अपने धारा का डिफरेंस होगा जिसको अपने डेल आई बोल देंगे, और ये जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 2 विभवांतरों का अंतराल होगा जिसको अपने डेल वी बोलने वाले हैं। तो यहाँ से आप ये जो आपको त्रिभुज ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इस ट्राइंगल में आप एक बार tan थीटा निकालने की कोशिश कीजिए तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, tan बराबर होता है लाल बटा कक्का के अनुसार अभिलंब बटे में आधार। तो अभिलंब कौन होगा, थीटा के सामने अभिलंब होता है, तो ये हो गया डेल वी बटे में आधार, यहाँ पे क्या होगा डेल आई। तो v बटे आई क्या होता है r, यानी कि tan थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो, या यूँ कह लो डेल वी बटे डेल आई बराबर क्या हो गया, r हो गया। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हमें r प्राप्त हुआ। कहने का मतलब v और i के मध्य जो भी ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ की प्रवणता अर्थात जो ढाल होती है वो हमेशा प्रतिरोध के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, प्रतिरोध के इक्वल, यानी कि v और i के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढाल या प्रवणता को ही अपने क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट होगा, ये जो कंडीशन है वो आपने समझी। अब यदि मैं यहाँ पे v और i जो आपने डिफरेंट डायरेक्शन में इनको मान रखा, यदि इनको मैं एक्सचेंज कर दूँ उस केस में क्या होगा,
जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे मैं एक स्लॉट और ले लेता हूँ, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आई मानता हूँ, यहाँ पे मैं वी मानता हूँ, और इस प्रकार से यहाँ पे मैं थीटा निकालने की कोशिश करूँ। कुछ इसी प्रकार से थोड़ी फॉर्मेलिटी के रूप में इसको देखते हैं। ये एंगल थीटा होगा। सो ये जो डिफरेंस आएगा अब वो क्या बन जाएगा, ये वी की रेखा है तो ये डिफरेंस डेल वी बनेगा, और इसके आधार पे ये जो डिफरेंस बनेगा, ये तो आई की रेखा है तो ये जो डिफरेंस बनेगा वो किसका बन जाएगा, डेल आई का बन जाएगा। अब आप यहाँ पे टेन थीटा ज्ञात करने की कोशिश करो, तो यहाँ से जब आप टेन थीटा ज्ञात करोगे, टेन बराबर क्या होगा, अभिलंब बटे आधार होने वाला है। तो अभिलंब यहाँ पे कौन होगा, थीटा के सामने वाली रेखा अभिलंब होगी जिसका मान डेल आई होगा, और आधार कौन होगा, डेल वी। यानी कि यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे टेन थीटा बराबर बन जाएगा डेल आई बटे डेल वी बन जाएगा। उस केस में अब जरा गौर करना, आई बटे वी क्या होता है, आई बटे वी है वो 1/r होगा। यानी कि यहाँ अपने बात करें तो टेन थीटा जो हमें प्राप्त होता है वो 1/r प्राप्त होता है। इस दोनों विरोधाभास को गौर से समझना, यहाँ टेन थीटा हमें r प्राप्त हो रहा था, यहाँ टेन थीटा आपने 1/r प्राप्त किया है, तो इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, यहाँ पे एक्चुअल में दोनों ही सही है। ये जो आपको वैल्यू नजर आएगी ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ऐसा आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। सो 12th क्लास में यदि क्वेश्चन आता है इस प्रकार से प्रवणता किसके तुल्य होगी, सो आप इनमें से कोई सी भी बात लिख सकते हो कि जो भी प्रवणता होती है वो प्रतिरोध के इक्वल होती है, या फिर जो भी प्रवणता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के इक्वल होती है। दोनों ही बातें सही होती है, डिपेंड करता है कि जो आपने v और i को समझा है उसमें से v और i को आपने किस डायरेक्शन में मान रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रवणता ज्ञात करते हो। अब बात ये हो गई कि यदि अपने ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाता है तो हम एग्जाम में क्या लिखने वाले हैं, तो सबसे बेटर तरीका ये होगा कि आप डायग्राम को रिप्रेजेंट करो। डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के पश्चात आप टेन थीटा बराबर आर, और यदि ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट करते हो तो टेन थीटा बराबर 1/r आप लिख सकते हो। दोनों ही आंसर अपने आप में यहाँ पे सही होंगे, और फिर भी अपने आप में ये दोनों आंसर सही हैं क्योंकि एक 10th क्लास में हमने पढ़ा है और एक अपने 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ रहे हैं। सो ये था अपने पास ओम का नियम, जिसके अंतर्गत हमने ये समझा कि प्रतिरोध का मान प्रवणता या प्रवणता के व्युत्क्रम के तुल्य या इक्वल होता है। अब अपने बात करने वाले हैं प्रतिरोध है वो क्या होगा। सो अब अपने बात करने वाले हैं प्रतिरोध की, कि ये प्रतिरोध क्या होगा, जिसको अपने कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध एक्चुअल में जो किसी भी चालक तार में या चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है, उस धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही अपने क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। यानी कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कैपिटल R कहलाती है। प्रतिरोध का मान किस प्रकार से होगा, जिसको हमने अभी ग्राफ के थ्रू समझा था। प्रतिरोध का जो मान होता है वो V और I के मध्य खींचे गए वक्र की जो ढाल यानी कि प्रवणता होती है उसके इक्वल होता है, या फिर यूं कह सकते हो कि जो प्रवणता या ढाल होता है वो व्युत्क्रम के, किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के इक्वल भी हमें प्राप्त होता है। तो डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले वगैरह आप याद रखोगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का मात्रक मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। क्या होगा, ओम। इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, इसके मात्रक को आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि R बराबर क्या होता है, R बराबर V बटे I होता है। इसके हिसाब से आप इसका अन्य मात्रक जो कह सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि जहाँ भी हमें वोल्ट प्रति एम्पियर नजर आएगा उसका मतलब क्या होगा, ओम होगा। यानी कि ओम को दूसरे शब्दों में हम वोल्ट प्रति एम्पियर बोल सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पे इसका जो SI और मूल मात्रक होता है वो हमेशा क्या यूज होता है, ओम यूज होता है। अब इसका विमीय सूत्र क्या बनने वाला है, विमीय सूत्र आप ज्ञात कैसे करोगे। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा V बटे I होगा, इसके हिसाब से आप इसका विमीय सूत्र ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले आप V का विमीय सूत्र लिखो, उसके पश्चात I का विमीय सूत्र लिखो, उसको अपने अरेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो R का विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। अब विभवांतर है, विभवांतर का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, विभवांतर का विमीय सूत्र निकालने का अपने पास सूत्र होता है V बराबर क्या होता है, W बटे Q, यानी कि W का विमीय सूत्र, Q का विमीय सूत्र, उससे अरेंज किसका हो जाएगा, V का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले आप V का विमीय सूत्र लिखोगे कैसे, W का विमीय सूत्र क्या होता है, M1L2T-2, और Q का विमीय सूत्र क्या होता है, T1A1। इसको आप अरेंज कर लो तो ये बन जाएगा M1L2T-3A-1। ये विमीय सूत्र किसका निकला,
V का, तो V का V में सूत्र अपने पास आ गया M1L2 T-3A-1। ओके, अब आप V में सूत्र लिखोगे किसका, धारा का, तो धारा का V में सूत्र बन जाएगा क्या, A1, क्योंकि धारा तो एक मूल भौतिक राशि है जिसका V में सूत्र सीधा क्या बन जाता है, A1 बन जाता है। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए तो प्रतिरोध का V में सूत्र निकल के आ जाएगा, कितना बनेगा, M1L2 T-3, और ये A ऊपर जाकर के माइनस बनेगा, 1 - 1 ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा A-2, जो कि प्रतिरोध का V में सूत्र निकल के आ चुका है। तो प्रतिरोध उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक और V में सूत्र को भी आप कंठस्थ याद करोगे। सो आज हमने समझा है अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध को, उसके पश्चात हमने ओम के नियम को समझा, प्रतिरोध को भी समझा। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।